अब जो है एनसीईआरटी क्लास 8 का हम कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। और एक सिंगल लेक्चर में ये चीज़ कंप्लीट दिखेगा। तो हम शुरू करते हैं। तो इस फर्स्ट चैप्टर यही है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, हिस्ट्री का मतलब होता है सिर्फ तारीखों या बैटल जानना नहीं, बल्कि ये एक नज़रिया भी बताता है और समझाता है, ठीक है। तो जैसे अगर हिस्ट्री लिखने के लिए या लिखने का तरीका किसने बनाया, ऐसा तो ब्रिटिश लोग जब इंडिया आए, ठीक है, तो उन्होंने अपनी नज़रिए से इंडिया का हिस्ट्री लिखना शुरू किया, ठीक है। उनका फोकस था किंग्स एंड क्वींस के ऊपर, बैटल्स एंड लॉज के ऊपर, फिर गवर्नर जनरल और उनकी अचीवमेंट जो भी थी उनके ऊपर, ठीक है। तो ये लोग जो है हिस्ट्री को कैसे लिखते थे, तो जिसमें वो खुद को सिविलाइज्ड, मॉडर्न और लॉ ब्रिंगर दिखाते थे। क्या करते थे? लॉ ब्रिंगर दिखाते थे। जैसे कि पहले इंडिया में सब क्योस था, फिर ब्रिटिश आए और सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। अब डेट्स को क्या किया, ऑब्सेशन कब हुआ, ठीक है, ऑब्सेशन कब हुआ। तो बात करते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हर चीज़ को एक डेट और इवेंट की अराउंड लिखते थे। जैसे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1857 में रिवॉल्ट, ठीक है। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, 1885 में आईएनसी हुआ, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे ऐसे नहीं सोचते। वो कहते हैं कि हिस्ट्री का असली मतलब ये समझना है कि चीज़ों में बदलाव कैसे आए, ठीक है। डेट्स सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, नॉट द मेन स्टोरी, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट है डेट ओनली, ठीक है। अब ब्रिटिश हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और सिर्फ एक साइड की कहानी है, मतलब कहने का मतलब ये है, जो ब्रिटिश हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है सिर्फ एक वन साइडेड स्टोरी है। ब्रिटिश रूल के टाइम पर बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड लिखे गए, ठीक है। जैसे रिपोर्ट्स लिखे गए, सर्वे किए गए, कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि लेटर्स बिटवीन ऑफिसर्स, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स चलाए गए, ठीक है। ये रिकॉर्ड्स काफ़ी डिटेल में होते थे, लेकिन ये ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए थे, ठीक है। उन्होंने जहाँ भी अपनी जीत हुई उनकी, ठीक है, उसने क्या किया, हाईलाइट किया। और जहाँ रेसिस्टेंस या लोगों का प्रोटेस्ट था उससे या तो छुपा दिया गया या फिर इग्नोर किया गया, ठीक है। अब सर्वे और मैपिंग, कंट्रोल थ्रू नॉलेज। तो देखिए, ब्रिटिश ने इंडिया को कंट्रोल करने के लिए मैप, सेंसस और लैंड सर्वे का यूज किया, ठीक है। क्योंकि देखिए, ब्रिटिश जो है मतलब ऑब्वियस बात, वो कंट्रोल करना चाहता था, तो उसने क्या किया, मैप, सेंसस और लैंड सर्वे का यूज किया, ठीक है। अब फर्स्ट सेंसस जो है 1871 में हुआ था। फर्स्ट सेंसस जो है 1871 में हुआ था। हर 10 साल में उन्होंने पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट करता था और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, कास्ट लिस्ट, क्रॉप डिटेल्स, ये सब चीज़ जो है इकट्ठा करता था, ठीक है। ये सब इसलिए किया उसने क्योंकि ताकि वो लोगों को, ज़मीन को और इकोनॉमी को समझ सके और फिर उस पर कंट्रोल जमा सके, ठीक है। ये है। फिर बात करते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रूम, जो डॉक्यूमेंट्स की दुनिया है, ठीक है। यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रूम मतलब है डॉक्यूमेंट्स की दुनिया। ब्रिटिश ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जहां हर लेटर, फाइल, हुकुम, रिपोर्ट्स केयरफुली प्रिजर्व की जाती थी, ठीक है। अब जब आज के हिस्टोरियंस को चीज़ें रिसर्च करते हैं तो वो इन्हीं रिकॉर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ब्रिटिश वर्जन नहीं लेते, वो कंपेयर करते हैं लोगों को, ओरल ट्रेडिशंस, फोक स्टोरीज, रीजनल रिकॉर्ड से ये चीज़ दिखता है, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्टोरियंस का अप्रोच
नई सोच है, ठीक है। जैसे आज के हिस्टोरियंस देखते हैं कि कॉमन लोग का जीवन कैसे बदला कॉलोनियल रूल में, ठीक है, और कैसे फार्मर, आर्टिसन, वीमेन, ट्राइबल्स इफेक्टेड हुए, ठीक है, कैसे रेसिस्टेंस हुआ, ब्रिटिश पॉलिसी का कैसे अगेंस्ट हुआ। फिर इसका मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री सिर्फ किंग्स, जनरल्स और लॉज का रिकॉर्ड्स नहीं है। हिस्ट्री का असली मतलब है लोगों की कहानी, बदलाव, संघर्ष और समझ का सफ़र, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं, हिस्ट्री का सिर्फ किंग से लेना देना नहीं है, जनरल से लेना देना नहीं है, लॉज से लेना देना नहीं है, ठीक है। लॉज का रिकॉर्ड जो है उससे लेना देना नहीं है, बल्कि हिस्ट्री का असली मतलब है लोगों की कहानी, बदलाव, संघर्ष और समझ का सफ़र, ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं कि यूपीएससी के पॉइंट से यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आपको पता है कि कुछ चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री इज़ नॉट अ न्यूट्रल, है ना। हिस्ट्री जो है न्यूट्रल नहीं है, लिखने वाले के एंगल से बदल जाती है, ठीक है। मतलब लिखने वालों ने जैसा लिखा है उसके हिसाब से जो है परसेप्शन बन जाता है ब्रिटिश हिस्ट्री राइटिंग। अब देखिए, उन्होंने बायस तरीके से चीज़ों को इंडिकेट किया, लिखा और सेल्फ ग्लोरीफाई किया। क्या किया? सेल्फ ग्लोरीफाई किया, राइट। सो इसका मतलब ये है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इम्पोर्टेंट होते हैं और जो क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है। मतलब इस पर जो है ना सोच विचार का हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ले सकते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस लोगों की वॉइस पे फोकस करते हैं, पीजेंट्स पे, ट्राइबल्स पे, वीमेंस पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये आता है कि जो हिस्टोरियंस थे है ना, या क्या कहते हैं, हिस्ट्री है समझने के लिए बस व्हेन काफ़ी नहीं है, हाउ और व्हाई भी ज़रूरी है। ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए एक हिस्ट्री लिखी। हमें एक बैलेंस व्यू चाहिए जिसमें रियल लोगों की स्टोरी हो। ये चैप्टर हमें थिंकिंग एंगल से सेट करना है। यूपीएससी माइंड के लिए परफेक्ट बेस बना सकता है, ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है। तो ठीक है, यह चैप्टर एकदम गेम चेंजर जैसा है, ठीक है, जिसमें दिखाया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे धंधा करते करते इंडिया पर आज राज करने लग गया, ठीक है ना। ये है, तो इसमें यही हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस से रियासत तक का सफ़र क्या है। तो देखिए, कंपनी का अराइवल जो है सिर्फ बिजनेस या कुछ और, ठीक है, कहने का मतलब ये है बिजनेस के लिए आया था या फिर कुछ और का उसका इंटेंशन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी 1600 CE विद ट्रेडिंग चार्टर फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, और उनका मेन मकसद था इंडिया के स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क और अदर गुड्स का ट्रेड करना, ठीक है, ये है। अब देखिए, जैसे 1600 में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी। क्या की परमिशन दे दी कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकती है, ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकती है। शुरू में ये लोग सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक में घुसने लग गए, ठीक है। अब अदर यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स भी थे, अकेला नहीं आया था ये, ठीक है। पोर्तुगीज भी थे, डच भी थे, फ्रेंच भी आए और डेनिश भी आए, ठीक है। अब ब्रिटिश के अलावा और भी यूरोपियन पावर्स इंडिया में ट्रेड कर रही थी, इसलिए ब्रिटिश ने फोर्स बनाए, आर्मी रखी और डिप्लोमेसी शुरू की ताकि अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा सकें, समझे। यह है। अब बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है
अब यहाँ पर रियल पावर की शुरुआत हो जाती है कि सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कंपनी के ग्रोविंग पावर को क्या किया, चैलेंज किया। सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल के नवाब थे और उन्होंने क्या किया, कंपनी के ग्रोविंग पावर को चैलेंज किया। कंपनी ने मीर जाफर यानी उसके जनरल को क्या किया, ब्राइब करके अंदर से, है ना, गद्दारी करवाया, ठीक है, अंदर से गद्दारी करवाया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, कंपनी जीत गई, सिराजुद्दौला मारा गया, ठीक है। फिर मीर जाफर को पपेट नवाब बनाया गया। क्या किया, मीर जाफर को पपेट नवाब बनाया गया। अब ये जो है बैटल एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार कंपनी ने डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर लिया। अब बोले तो बिजनेस से बढ़कर गेम यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की अगर बात करें 1764 में लीगल सैंक्शंस होता है। 1764 में लीगल सैंक्शंस होता है। अब इसमें जो है की प्लेयर्स क्या होता है, कंपनी वर्सेस शुजाउद्दौला, ठीक है, और मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड प्लस मीर कासिम, ठीक है। इन्होंने जो है ना ये जितने भी थे की प्लेयर्स थे और इसका रिजल्ट क्या आया, कंपनी जो है जीत गया। और 1765 में दीवानी राइट्स मिल गई, ठीक है। दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। अब बात करते इसके बाद जो है कंपनी का कंट्रोल ऑफिशियली लेजिट हो गया। क्या हो गया, ऑफिशियली लेजिट हो जाता है। अब वो टैक्स भी कलेक्ट कर रही थी और मिलिट्री भी चला रहा था, ठीक है, मिलिट्री भी चला रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एक्सपेंशन होता है टेक्निक, जैसे एक्सपेंशन टेक्निक सिर्फ युद्ध नहीं है ना, चालबाजी भी करता है, ठीक है। अब टैक्टिक्स क्या यूज किया उन्होंने, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, क्या किया, सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली का प्लान था, किसका प्लान था, सब्सिडियरी अलायंस यानी लॉर्ड वेलेस्ली का प्लान था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी लॉर्ड डलहौजी का ट्रिक लगाया गया, ठीक है। फिर ट्रीटी, थ्रेट्स, डिप्लोमेसी, इन सब चीज़ों का। फिर कंपनी ने हर जगह युद्ध नहीं किया, कई जगह राजाओं को ट्रिक करके, ठीक है, लगा के या प्रेशराइज करके या प्रेशर के अंदर डाल के उनको राज्य अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। जैसे तुम्हारा बेटा नहीं है तो राज्य कंपनी का हो गया, है ना, ऐसा। तो कहने का मतलब यही है कि अब जो है इस तरीके से उन्होंने टेक्निक लगाया। फिर रेसिस्टेंस मूवमेंट होता है, सब ने चुप नहीं बैठा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान है मैसूर का, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फॉर्ट वाली वैलिएंटली टिल 1799, ठीक है। फिर मराठा गेव टॉट फाइट टिल 1880। फिर सिख एम्पायर राजनीतिक सिंह के बाद एनेक्स इन 1849 में। अब बात करते हैं सब लोगों ने ब्रिटिश के सामने क्या किया, ब्रिटिश के सामने नहीं झुके। टीपू सुल्तान और मराठा ने कंपनी को क्या किया, काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में ज़्यादा आर्मीज और रिसोर्सेस होने के वजह से ब्रिटिश जीत गए, ठीक है। ये हम अब बात करते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की कि कैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बन गए नवाब, ठीक है। अब यहाँ पर रेसिस्टेंस, ब्रिटिश एडवाइज़र, रेसिस्टेंस मतलब ब्रिटिश एडवाइज़र कोर्ट्स में बैठे थे, क्या थे, कोर्ट में बैठे थे और आर्मी रिस्ट्रक्शन की गई और कंपनी के ऑफिसर्स को क्या किया गया, सैलरी और पावर मिलता था, मतलब ऐसा। फिर ब्रिटिश ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर सेट कराना शुरू कर दिया और कोर्ट्स, पुलिस, चाहे कोर्ट्स हो, पुलिस हो, रेवेन्यू कलेक्शन हो, सब कुछ उनके अंडर आने लग गया, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए जो यूपीएससी के पॉइंट से अगर देखेंगे तो ब्रिटिश का एक्सपेंशन
स्ट्रेटजी, बैटल, ट्रिक, ट्रीटी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस चैप्टर से क्या निकलेगा, मतलब ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल कंट्रोल किस ऑर्डर में आया, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, रेसिस्टेंस का पैटर्न और कोलैप्स, ठीक है। कंपनी क्राउन रूल का ट्रांजिशन बेस यही बनता है ना। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के रूप में आई थी और लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, रूलर बन गई। फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल का और डिप्लोमेसी और मिलिट्री का ज़बरदस्त यूज किया। फिर इंडिया का पॉलिटिकल मैप क्या कहते हैं, पुराना राजा महाराजाओं से बदल कर अंग्रेज़ों के यानी इंग्लिश मैन के कब्जे में आने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना स्ट्रेटजी लगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, रूलिंग द कंट्री साइड, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू सिस्टम और किसानों की हालात, और इस पर डिस्कस होती है फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एक एक पहलू समझना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये चैप्टर जो एकदम कोर इकोनॉमिक हिस्ट्री देता है और किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मीन पे पैसा निकालने का सिस्टम बनाया और किसानों को एक्सप्लॉइट किया। तो ये इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। कंपनी ने किस तरह से भारत की धरती पे, इंडिया के लैंड पे राज किया और उससे कमाया, मतलब उससे अर्न किया, ठीक है। अब देखिए दीवानी राइट्स आया, जब पैसा भी कंपनी का हो गया, है ना, मतलब पैसा भी क्या हो गया, कंपनी का हो गया। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है, यानी कि 1765 के बाद, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो कंपनी अब जो है सरकार भी थी और व्यापार भी थी, ठीक है। अब वो रेवेन्यू लगान कलेक्ट भी कर रही थी और ट्रेड का मुनाफा भी कमा रही थी, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव और लूट का सिस्टम आ गया, ठीक है। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल लूट का बहुत पैसा कमाया, ठीक है। फिर कंपनी के ऑफिशियल ने भी अपनी क्या किया, जेब भर ली और कंपनी ने बंगाल का पैसा ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर इससे बंगाल की इकोनॉमिक कोलैप्स होने लग गई। फिर जमींदार और ऑफिशियल्स जो है क्या कहते हैं, तो अमीर बन गए और किसान और आर्टिसंस बर्बाद हो गए, ठीक है। जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, जमींदार का रूल है, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदार का रूल, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब हो गया जमींदार का रूल, और ये जो है कॉर्नवालिस 1793 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब इसमें क्या था, जमींदार को लैंड का मालिक बनाया गया, क्या किया, मालिक बनाया गया। हर साल फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ता था कंपनी को, अगर नहीं दिया तो उनकी ज़मीन ले ली जाती थी, ठीक है। और ये ज़मीन जो है, ये सिस्टम का एम था कंपनी को रेगुलर इनकम देना, लेकिन इसमें ज़मींदार किसान से ज़्यादा पैसा वसूल करते थे, ठीक है। और कंपनी को भी फिक्स अमाउंट दे के आराम से बैठ जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुआ कि ज़मींदार ने ज़मीन पे ध्यान देना बंद किया, ठीक है। किसान दब गए, ठीक है। जब फसल खराब होती थी तो भी लगान फिक्स होता था, समझ रहे हैं। तो रोहित वारिस सिस्टम आया, इसमें जो है मद्रास और बम्बई में, ठीक है, ये आया, ठीक है, जिसमें कि थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया, रोहित वारिस सिस्टम को, थॉमस मुनरो ने। अब जमींदार को हटा दिया गया, मतलब जो मीडियरी का काम करता था उसको हटा दिया गया। फिर सीधा रोहित किसान से लगान लिया जाता था। रेवेन्यू फिक्स करने
का बेस, सॉइल क्वालिटी, क्रॉप टाइप, ये सब चीज़ें तो समझ रहे हैं। सॉइल क्वालिटी, क्रॉप टाइप क्या है नहीं है, उसके बेस पे रेवेन्यू जो है फिक्स करते थे, ठीक है। फिर इस सिस्टम में डायरेक्ट लिंक था किसान और कंपनी के बीच का, ठीक है। लेकिन लगान इतना हाई होता था कि किसान हमेशा कर्ज में रहता था, ठीक है। अब आता है महलवारी सिस्टम, ठीक है। तो महलवारी सिस्टम समझना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस किया गया और इसको इंट्रोड्यूस करने वाला हॉल्ट मैकेंजी था, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी 1822 में जो है इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है और इसमें जो है रेवेन्यू इंटायर विलेज से किया जाता था। मतलब जो महल होता है यानी कि इंटायर विलेज के बेस पे फिक्स होता था, ठीक है। गांव के हेडमैन उसको कलेक्ट करता था और रेगुलर रिवीजन होता था उसका, ठीक। क्या होता था, रेगुलर उस चीज़ का रिवीजन होता था, क्लियर है। तो ये थोड़ा बैलेंस सिस्टम था, लेकिन क्या था, ठीक है, बैलेंस सिस्टम था, लेकिन कंपनी का मेन फोकस पैसा था। क्या था, पैसा था, किसान नहीं। हर सिस्टम में मैक्सिमम एक्सट्रैक्शंस ही टारगेट था, ठीक है। अब इंडिगो फार्मिंग, नीला आसमान यानी कि लाल खून, ये चीज़। अब देखिए इंडिगो फार्मिंग, इसका क्या सिस्टम है, यूरोप में ब्लू डाई यानी नीला रंग की डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। और कंपनी ने किसानों को ज़बरदस्ती इंडिगो उगाने पर मजबूर किया, समझ रहे हैं। तो एडवांस पैसा लेते थे, लेकिन रेट इतना कम मिलता था कि किसान बर्बाद हो जाते थे। अब इंडिगो रिवोल्ट 1859 में और 60 में हुआ। बंगाल के किसानों ने फार्मिंग करने से मना कर दिया। फिर नील दर्पण आया, जिसमें नाम का प्ले लिखा गया इस स्ट्रगल पे, ठीक है। मतलब जैसे नील दर्पण आया तो नील दर्पण नाम का प्ले लिखा गया है ना, प्ले लिखा गया इस स्ट्रगल पे। तो किसान कहने लगे कि हमें नीला नहीं, रोटी चाहिए। इस रिवोल्ट ने दिखाया कि ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट आवाज़ उठ सकती है। तो रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट, रोहितवारी, महलवारी, एरिया और डिफरेंट याद रखो, ठीक है। मतलब ऐसा है कि इस चीज़ को याद रखना है और अलग अलग एरिया में उसकी डिफरेंस नाम भी है, ठीक है। किसान की हालात और कर्ज में डूबते थे, ड्रॉट कभी आ जाता था, कभी लो प्राइस होते थे, कभी एक्सप्लॉइट किया जाता था। इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है, पहला ऑर्गेनाइज पीजेंट प्रोटेस्ट थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आया कि बेस यही से बनती है, पैसा इंडिया से ब्रिटेन जा रहा था। अब इस चैप्टर का है ना, ब्रिटिश रूल का मेन मकसद था रेवेन्यू कमाओ, पैसा ले जाओ, ठीक है। अब ज़मीन से पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम लगाए गए। किसान सबसे ज़्यादा पिट गया, ठीक है। किसान सबसे ज़्यादा पिट गया और एक्सप्लॉइटेशन भी उतनी ही ज़्यादा हुआ। भूखे, कर्ज, इन सब चीज़ों के लपेट में आ गए। ये चैप्टर में यही चीज़ देखने को कॉलोनियलिज्म का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल रूल नहीं, इकोनॉमिक लूट भी होता है, ठीक है। इस तरीके से ये है। अब इस चैप्टर जैसे ट्राइबल, दिकूज और विजन ऑफ गोल्डन एज, इसमें हम देखेंगे कि है ना, एक तरह से समझ लीजिए जो हार्ट टचिंग कहानी कहते हैं ना और आई ओपनिंग, तो ये चैप्टर ऐसा ही है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ट्राइबल लोगों की ज़िंदगी कैसे बदली जब आउटसाइडर ने यानी कि ब्रिटिशर्स और सेटलर्स उनकी दुनिया में घुस गए, तो ठीक है। अब देखिए तो जंगल के लोग, उनका अपना सिस्टम और उस पर कंपनी का असर कैसे हुआ। तो देखिए
ट्राइबल कौन थे ये पहले समझना पड़ेगा। जो ट्राइबल लोग थे अलग तरीके से जीते थे, इंडिपेंडेंट होते थे, फॉरेस्ट बेस्ड और पेस्टोरल या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, उनके पास अपना कल्चर, लैंग्वेज और गवर्नेंस सिस्टम होता था। ठीक है, ये लोग नॉर्मल सेटल फार्मर्स जैसे नहीं होते थे। ये जंगलों में या फिर पहाड़ों में रहते थे, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते थे। कुछ हंटिंग करते थे, कुछ शिफ्टिंग करते खेती करते थे और कुछ पेस्टोरलिज्म यानी जानवर पालते थे। क्या करते थे? जानवर पालते थे। तो दिक्कूज कौन थे? सबसे पहले दिक्कूज जो है आउटसाइडर यानी कि ब्रिटिश मनी लेंडर्स, जमींदार, मिशनरीज, ये सब चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है जब ये आउटसाइडर ट्राइबल एरिया में घुस आए, ठीक है, तो उन्होंने ट्राइबल्स की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनके एम था प्रॉफिट कमाना, रिसोर्सेज का यूज करना और उन पर कंट्रोल जमाना। ठीक है, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फॉरेस्ट पॉलिसी आया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम खेती है। ठीक है, झूम खेती, जंगल के एक हिस्सा काटा जाता था, है ना, और वहाँ कुछ साल खेती की जाती, मतलब की गई, फिर छोड़ के आगे बढ़ गए। फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को ये सिस्टम समझ नहीं आया, उन्होंने इससे वेस्टफुल बोला और बंद कर दिया। ठीक है, बैन कर दिया। मतलब कंपनी चाहती थी कि सब लोग सेटल फार्मिंग करें ताकि उनसे लगान वसूली जा सके, और इसलिए शिफ्टिंग खेती पर रोक लगा दी गई। ठीक है, अब देखिए ट्राइबल रेसिस्टेंस फॉरेस्ट रूलर्स के खिलाफ आवाज़। तो ब्रिटिश ने क्या किया? फॉरेस्ट एक्ट बनाया। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया? फॉरेस्ट एक्ट बनाया और ट्राइबल्स को उन्हीं जंगलों से निकाल दिया जहां वो पीढ़ियों से रहते थे। अब वो ना तो फ्यूल ले सकते थे, ना ही हंटिंग कर सकते थे। तो इसने क्या किया? ट्राइबल्स को मजबूर किया कि या तो वह कुली बन जाए या रिवोल्ट करें। कई जगहों पे रेसिस्टेंस मूवमेंट हुआ। ठीक है, अब ट्राइबल लीडर्स और रिवोल्ट। बिरसा मुंडा झारखंड के ट्राइबल आइकन है। ठीक है, 1890 में 1890s में अपराइजिंग शुरू की गई और उलगुलन दैट इज रिबेलियन कहता है, उलगुलन मतलब रिबेलियन कहता था कि ब्रिटिश रूल हमें बर्बाद कर रहा है। ठीक है, बिरसा ने कहा अपना स्वराज, है ना, अपना स्वर्ग वापस लाओ, आउटसाइडर को भगाओ, बिरसा मुंडा ने कहा। ठीक है, और उलगुलन के हिसाब से क्या था? ब्रिटिश रूल हमें बर्बाद कर रहा है। तो बिरसा ने इसमें कहा कि अपना स्वर्ग अब वापस लाओ, आउटसाइडर को भगाओ। और बिरसा ने रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट किया। क्या किया? रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि वो ब्रिटिश लॉज, मिशनरीज और लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ खड़े हो जाएं। ठीक है, लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ खड़े हो जाएं। और इसका रिजल्ट ये है कि बिरसा को अरेस्ट कर लिया गया और वह जेल में मारा गया। ठीक है ना, पर उसका मूवमेंट जो है ट्राइबल कॉन्शसनेस का सिंबल बन गया। ठीक है, ट्राइबल कॉन्शसनेस का सिंबल बन गया। अब देखिए इंडस्ट्रियल लेबर और माइग्रेशन, जंगल से निकाले गए लोग प्लांटेशन, असम, बंगाल में काम करने लगे। बहुत लोग सिटी और माइंस में मजदूरी करने लगे। वहाँ भी लोग वेजेज, बैड ट्रीटमेंट, नो फ्रीडम, इस टाइप से जो है होता था। ठीक है, फिर जो ट्राइबल को अपना घर, कल्चर और ज़िंदगी छोड़कर
मजबूरी में मजदूर बनना पड़ा और उनकी पुरानी दुनिया ख़त्म होने लग गई। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है यूपीएससी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना, क्या याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो है दिक्कूज, ये आउटसाइडर थे। क्या थे? आउटसाइडर थे, या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटिश जमींदार और मनी लेंडर्स थे। फॉरेस्ट एक्ट ने जो है ट्राइबल ऑटोनॉमी ख़त्म कर दी। और बिरसा मुंडा ट्राइबल हीरो थे और विजनरी थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन होने का इम्पैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, लिवलीहुड ख़त्म होगा, है ना। और जो अर्ली साइंस ऑफ ट्राइबल रेसिस्टेंस है टू कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अब देखिए जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल फ्री, इंडिपेंडेंट और जंगल कनेक्टेड जीवन जीते थे। ब्रिटिश ने उनके जीवन में दखल दिया, उनकी लैंड, कल्चर और लाइवलीहुड सब छीन लिया। उन्होंने रेसिस्टेंस भी दिखाया, जैसे बिरसा मुंडा का आंदोलन। ये चैप्टर इस चीज़ को बताता है कि कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट हर लेवल पर हुआ, नॉट जस्ट सिटीज़ और ज़मींदार बट डीपेस्ट फॉरेस्ट तक भी हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से ये चीज़ है। इस चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर का नाम है व्हेन द पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। भारत का पहला बड़ा विद्रोह हुआ जिसमें हर तबका उठ खड़ा हुआ और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर देखेंगे 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। ठीक है, जिसे हम इंडिया का पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, है ना। इसमें सिपाही, राजा, महाराजा, किसान और आम आदमी सब मिलके अंग्रेज़ों के इंग्लिश मैन के खिलाफ खड़े हुए। ठीक है, खड़े हुए, समझे ये है। अब देखिए इसमें जो है ब्रिटिश राज से बढ़ता गुस्सा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो 1857 के रिवॉल्ट का कोई एक रीज़न नहीं था, है ना, मिलकर कई वजह थी, है ना। जैसे पॉलिटिकल वजह, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें राजा का बेटा नहीं हो तो राज ब्रिटिश का हो गया। ठीक है, मतलब जिसमें राजा का बेटा नहीं हो तो राज किसका हो गया? ब्रिटिश का हो जाए। और बहुत क्या कहते हैं, रियासतें जैसे झांसी, सतारा, अवध, कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कब्जा लिया। ठीक है, फिर इकोनॉमिक वजह अगर बात करें तो जमींदार और राजा से लैंड ले ली गई और किसान और आर्टिसंस कर्ज और गरीबी में डूब गए। ठीक है, सोशल और रिलीजियस वजह, तो सोशल और रिलीजियस फैक्टर अगर देखेंगे तो ब्रिटिश ने कई इंडियन कस्टम्स पे क्या किया? इंटरफेरेंस किया, जैसे सती का बैन किया, विडो रीमैरिज प्रमोट करना शुरू किया। ठीक है, लोगों का सोशल, है ना, ठीक है, लोगों को लगा ब्रिटिश उनका धर्म ख़त्म करना चाहते हैं। और नेक्स्ट है आर्मी में असंतोष, इंडियन सिपाही को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया गया और पर भारी क्या कहते हैं, भेदभाव हुआ, मतलब भेदभाव भी काफ़ी ज़्यादा होता था, उनके बिलीफ्स की कोई इज्जत नहीं थी। ठीक है, और ग्रीस्ट कार्ट्रिज कॉपिग फैट ने तो अलग आग लगाने का काम किया। क्या किया? आग लगाने का काम किया। अब रिवोल्ट की चिंगारी अगर देखेंगे तो मीरठ से दिल्ली तक, डेट 10 मई 1857 मीरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? मीरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और इसमें ग्रीड कार्ट्रिज रिफ्यूज करने पर सिपाहियों को सज़ा दी गई। ठीक है, बाकी ने गुस्सा निकाला और जेल तोड़ के रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो ग्रीड कार्ट्रिज रिफ्यूज करने पर सिपाहियों की सज़ा दी गई, बाकी ने क्या किया? गुस्सा निकाला और जेल तोड़कर रिवोल्ट कर दिया। फिर रिवोल्टिंग सिपाही दिल्ली
दिल्ली पहुँचे और बहादुर शाह जफर को इंडिया का सिंबॉलिक एम्परर बना दिया गया। ठीक है, इंडिया का सिंबॉलिक एम्परर बना दिया गया। सब जगह से आवाज़ उठने लगी। अब देखिए इम्पोर्टेंट लीडर्स और सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। जगह है दिल्ली, तो दिल्ली के बहादुर शाह जफर था, कानपुर का नाना साहेब तात्या तोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध लखनऊ मतलब बेगम हजरत महल और बिहार के कुंवर सिंह। ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। ये रिवोल्ट सिर्फ सिपाहियों का नहीं था, राजा महाराजा, किसान, जमींदार सब जुड़ गए थे। हर जगह से ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज़ उठने लग गई। ठीक है, ब्रिटिश के हिसाब से या ब्रिटिश ने कैसे दबाया लोगों को, ये समझते हैं। ब्रिटिश ने क्या किया, प्योर फोर्स के साथ रिवोल्ट को कुछ महीनों में क्या किया, दबाया। और फिर दिल्ली जैसे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। ठीक है, कहाँ, रंगून भेज दिया गिरफ्तार करके। ठीक है, फिर झांसी रानी ने शहीद होकर भी दुश्मनों को रोका। ठीक है, फिर कानपुर नाना साहेब अंडरग्राउंड हो गए। फिर 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी का रूल ख़त्म करके डायरेक्ट रूल ले लिया। क्या किया, कंपनी का रूल ख़त्म करके डायरेक्ट रूल ले लिया। फिर 1858 का एक्ट, क्राउन का डायरेक्ट रूल आया। फिर इम्पोर्टेंट चेंज क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बैंड हो गए। ठीक है, फिर बंद, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंद हो गए। फिर क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, यानी इंडियंस के धर्म का सम्मान होगा। क्या होगा, इंडियन का धर्म का सम्मान होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया बनाया गया। फिर लंदन में जो अब से ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इंडिया को कंट्रोल करेगा, मतलब अब से ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इंडिया को कंट्रोल करेगा, मतलब और सेंट्रलाइज्ड पावर और ज़्यादा आर्मी प्रेजेंस होंगे। ठीक है, व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल, रिवोल्ट फेल क्यों हो गया, तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स थे, प्लानिंग फैक्टर्स, यूनिटी फैक्टर्स, मॉडर्न आर्मी फैक्टर्स। ठीक है, और सपोर्ट की कमी है, लैकिंग। ठीक है, तो प्लानिंग फैक्टर्स की अगर बात करें तो प्लानिंग फैक्टर पुअर कोऑर्डिनेशन था लोगों में या सेंटर के बीच। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी लेकिन सब जगह नहीं, है ना, कहीं कहीं यूनिटी थी लेकिन कहीं कहीं जगह यूनिटी नहीं थी। मॉडर्न आर्म्स की अगर बात करें, ब्रिटिश के पास बेटर वेपन्स, टेलीग्राफ थे। ठीक है, और सपोर्ट साउथ इंडिया और पंजाब, है ना, लार्जली साइलेंट रहे, है ना। इस टाइप से जो है ये रिवोल्ट जो है फेल हुआ। रिवोल्ट भारी था लेकिन प्लानिंग और यूनिटी की कमी थी। फिर भी ये रिवोल्ट ने दिखाया लोग ब्रिटिश से ज़्यादा चाहते थे, ब्रिटिश से आज़ादी चाहते थे मतलब। ठीक है, अब देखिए 1857 में रिवोल्ट के रीजन, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री, ये सब रीजन रहे हैं। ठीक है, यानी 1857 के रिवोल्ट के रीजन यही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री, ये। अब मेजर सेंटर्स और लीडर्स, है ना, उसको ध्यान में रखना होता है और होगा। फिर रिवोल्ट का फेल होना बहुत सारे फैक्टर्स था। 1858 का एक्ट जो है, कंपनी से क्राउन ट्रांजिशन हुआ। फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सिंबल ऑफ यूनिटी 1857 को कहा गया। ठीक है, फिर 1857 का रिवोल्ट जो है इंडिया का पहला बड़ा आज़ादी का संग्राम था और हर तबके के लोग जुड़े, सिपाही, राजा, किसान और महिलाएं भी थीं। इसमें ब्रिटिश क्राउन को हिला दिया गया और उन्होंने सरकार को खुद हाथ में ले लिया। ठीक है, और रिवोल्ट फेल हुआ पर एक नई पॉलिटिकल अवेकनिंग का बेस बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए अब जो है नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, कॉलोनियलिज्म एंड सिटी। अब इसमें है स्टोरी ऑफ एन इम्पेरियल कैपिटल। ठीक है,
अब ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास करके दिल्ली के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है इसमें, कैसे एक है ना शहंशाह की राजधानी से ब्रिटिश राज की इमेज का सिंबल बन गया। ठीक है, इस बार थोड़ा और ज़्यादा है ना वो चीज़ को समझेंगे। ठीक है, मतलब इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और हर लेयर, हर चेंज को मतलब इस चीज़ एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिल्ली बदलती राजनीति के साथ बदलती शहर की कहानी। तो देखिए शाहजहानाबाद एक शाही कैपिटल का ग्लोरी हुआ करता था। मुग़ल पीरियड में दिल्ली को शाहजहां ने क्या किया, कैपिटल बनाया था। यानी मुग़ल पीरियड में दिल्ली को शाहजहां ने क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था 17वीं सेंचुरी के अंदर। ठीक है, अब शहर का डिज़ाइन प्लान था, क्या था, शहर का डिज़ाइन प्लान था। लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, मेन बाज़ार, हवेलियाँ, बगीचे, सराई और इंस और नैरो गलियाँ। ठीक है, अब देखिए शाहजहानाबाद एक कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर था, मुग़लों की पावर का एक प्रतीक और दिल्ली की जान थी। ठीक है, अब ब्रिटिश आए और नज़रिया बदल लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर 1857 के बाद जो है 1857 रिवोल्ट के दौरान दिल्ली सेंटर था। बहादुर शाह जफ़र का नाम उठा। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र का नाम उठा। फिर ब्रिटिश ने इसके बाद बदला लेना स्टार्ट किया। क्या किया, बदला लेना स्टार्ट किया। फिर पुराना शहर है ना ढूंढ के तोड़ दिया गया। पुराना शहर जितने भी थे ढूंढ के तोड़ दिया गया। बहुत हवेलियाँ, मोहल्ला और बाज़ार मिटा दिए गए। फिर लाल किला के आसपास एरिया मिलिट्री के लिए लिया गया। ठीक है, किसके लिए, मिलिट्री के लिए। ठीक है, अब दिल्ली का शहर या फिर शहरीकरण कैसे हुआ, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए कॉलोनियल प्लानिंग। ठीक है, तो ब्रिटिश ने दिल्ली को अब एक इम्पेरियल इमेज देने का काम शुरू किया। फिर सिविल लाइंस, अंग्रेज सफ़र का रेसिडेंशियल हुआ करता था, अंग्रेज अफसर का रेसिडेंशियल एरिया हुआ करता था, सिविल लाइंस। ठीक है, अब कैंटोनमेंट जो है, ठीक है, कैंटोनमेंट जो सेना था के लिए रिजर्व हुआ करता था, कैंटोनमेंट। अब रिज एरिया ब्रिटिश ऑफिसर्स के रिक्रिएशनल यूज के लिए होता था। अब देखिए पुरानी दिल्ली अब उनके लिए नेटिव टाउन बन गई थी और नए एरिया में वाइड रोड्स, बंगलो, क्लब्स बनने लग गए। क्या हो गए, ये सब बनने लग गए। अब देखिए न्यू दिल्ली एक नई राजधानी का निर्माण 1911 और 1931 के बीच हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर जो है 1911 में जो है किंग जॉर्ज भी ने दिल्ली को कैपिटल बनाया। क्या बनाया, कैपिटल बनाया। फिर कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया। क्या किया, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया। फिर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर बेकर ने क्या किया, दिल्ली डिजाइन किया। फिर अब देखिए राजपथ, राष्ट्रपति भवन, पहले वाइसराय हाउस हुआ करता था, और इंडिया गेट, पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें है ना। फिर ग्रीन जोन्स, ब्रॉड एवेन्यू, सेमेट्री, ये सब चीज़ें। फिर यह सब पावर और कंट्रोल का सिंबल था। ब्रिटिश चाहते थे कि दुनिया देखे कि उन्होंने भारत को सिविलाइज किया है। एक तरफ नैरो गलियों वाली पुरानी दिल्ली, दूसरी तरफ लुटियंस दिल्ली, कंट्रास्ट दिखना इंटेंशनल था। ठीक है, फिर कल्चरल चेंज, शहरों की रूह में बदलाव पहले। ठीक है, फिर जो घरों में आंगन, कोर्टयार्ड सिस्टम, वो सब चीज़ें। फिर सब कुछ इनवार्ड फेसिंग होता था और प्राइवेट लाइफ डोमिनेंट। फिर बाद में जो है ब्रिटिश क्या किया, ब्रिटिश प्लानिंग आउटवार्ड फेसिंग होम्स, गार्डन्स, फ्रंट्स लाया। फिर सोशल क्लब्स,
पब्लिक स्पेसेस, नई लाइफ स्टाइल्स, इस टाइप से। फिर कल्चरल भी बदल गया, ठीक है। फिर रीति रिवाज, ड्रेसिंग स्टाइल्स, इवन जुबान, उर्दू का इन्फ्लुएंस कम होने लग गया। फिर इंग्लिश का इम्पैक्ट बढ़ने लग गया, ठीक है। फिर रिलीजियस मोनूमेंट और आइडेंटिटी ब्रिटिश ने कई मोनूमेंट्स को हिस्टोरिक साइट से बनाया, लेकिन सेलेक्टिव तरीके से। वो मुग़ल मोनूमेंट्स को पावर और लग्जरी का सिंबल बताते थे, है ना। आपने मोनूमेंट्स लिखे, इंडिया गेट को सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन का प्रतीक दिखाते थे, ठीक है। फिर यह दिखाता है कि ब्रिटिश हिस्ट्री को भी अपने तरीके से फ्रेम करते थे, अपने रूल को लेजिट बनाने के लिए, ठीक है, वो सब चीज़ें किया। ठीक है, तो अब जो है कॉलोनियलिज्म और सिटी की बात करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम इम्पेरियल कैपिटल पर फोकस करेंगे, और ये जो है चैप्टर दिल्ली के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। कैसे एक शाहजहां की राजधानी से ब्रिटिश राज की इमेज है ना बन गया, सिंबल बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें हम बात करेंगे वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है। ये चैप्टर है और इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो कैसे भारत की अपनी इंडस्ट्री ब्रिटिश रूल के नीचे दब गई, और ये चैप्टर एकदम बिल्कुल इकोनॉमिक एंगल से है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैसे लोकल आर्टिसंस और जो स्किल कारीगर और बिजनेसमैन थे, ठीक है, और ब्रिटिश पॉलिसी के, है ना, कारण गिर गया और ब्रिटिश फैक्ट्री का रास्ता साफ हो गया, ठीक है। तो ये है। तो पहले भारत जो है वर्ल्ड फेमस था, ठीक है, वर्ल्ड का फेमस था, ठीक है। खास करके टेक्सटाइल, कपड़े के मामले में इंडिया के कपड़े स्पेशली कॉटन और सिल्क पूरे वर्ल्ड में फेमस होते थे, ठीक है। मुस्लिम्स ऑफ ढाका, चिंज ऑफ मद्रास और क्या कहते हैं जमदानी ऑफ बंगाल, ये सब जो है फेमस हुआ करते थे। ये फिर यूरोप में इनका बहुत डिमांड था, ठीक है। फिर कपड़ा जो है सिर्फ कपड़ा नहीं था, इंडिया की पहचान था। अंग्रेज भी, इंग्लिशमैन भी स्टार्टिंग में जो है इंडियन कपड़ों के दीवाने थे, राइट। और जो ब्रिटिश आए पहले इंपोर्ट के लिए आए, फिर रूल करने लग गए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो ट्रेडिंग कंपनी का सेटअप क्या था कि फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पहले इंडियन टेक्सटाइल खरीदती थी और यूरोप बेचती थी, राइट। जब उन्होंने रूल ले लिया तो रूल्स चेंज कर दिया, ठीक है। और क्या किया फिर चेंज, फिर इंडियन कपड़े पर हैवी ड्यूटी और रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। फिर ब्रिटिश मशीन्स मेड कपड़ों को मतलब क्या कहते हैं मेड कपड़ों को इंडिया में बेचने का रास्ता खोल दिया, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि हमारे आर्टिसंस का बाज़ार छीन लिया गया और ब्रिटिश कपड़ा सस्ता पड़ने लग गया, डिमांड घट गई, राइट। सो वीवर्स की हालात, है ना, क्या हो गई, बन गई काफ़ी मजबूरी वाली, मतलब समझ रहे हैं। पीजेंट टू लेबरर, अब जो पीजेंट थे अब लेबर में आ गए। वीवर्स पहले इंडिपेंडेंट होते थे और अपना काम अपना स्टाइल में करते थे, इस टाइप से। फिर जो है अब कंपनी ने उनको एडवांस पैसा देकर बांध लिया, ठीक है। और कपड़ा वहीं बनाना पड़ता था और रेट भी कंपनी तय करती थी कि क्या रेट होना चाहिए। अब सोचो, पहले तुम अगर आर्टिस्ट थे और अब मजदूरी करने लग गए, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी फ्रीडम को क्या फ्रीडम है ना, गया तेल लेने, ठीक है। और इनकम भी नीचे हो गई, इनकम क्या हो गई, इनकम जो है नीचे हो गई, ठीक है। अब बात आती है आयरन स्मेल्टर्स की, ठीक है। आयरन स्मेल्टर्स, स्टील का इंडिया पहले से मास्टर था
अब इंडिया में लोकल आयरन स्मेल्टर्स लोहार काम करते थे, ट्रेडिशंस फर्नेस में आयरन बनाते थे। ब्रिटिश ने मॉडर्न आयरन इंपोर्ट बढ़ाए और फॉरेस्ट एक्सेस रोक दिया। फिर फ्यूल के लिए जंगल चाहिए होता था, समझे। फिर अब इसका नतीजा ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि हमारे लोहार का काम बंद हो गया, ठीक है, और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ध्यान में ही नहीं थी ब्रिटिश के, राइट। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश के फ़ायदे के लिए ये इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया। फिर 19th सेंचुरी की मैनचेस्टर, राइट, बिर्मिंघम जैसे सिटी का क्या हुआ, बूम हुआ, क्या हुआ, बूम हुआ, राइट। अब देखिए जब ऐसा हुआ तो मशीन मेड कपड़ा चीप होने लग गया, फास्ट होने लग गया, है ना, मशीन ने उसका जगह ले लिया, राइट। ब्रिटिश ने अपने फैक्ट्री ओनर्स के लिए इंडिया को मार्केट बनाया, ना कि कंपटीटर, राइट। सो इंडिया का आर्टिसन ब्रिटिश मशीन के सामने क्या हो गया, हर गया, क्योंकि सरकार भी क्या थी, ब्रिटिश को सपोर्ट करती थी, क्या करती थी, ब्रिटिश को सपोर्ट करती थी। टाटा और नए इंडस्ट्री होप की किरण थी, ठीक है, और अर्ली 20th सेंचुरी में कुछ इंडियंस भी उठे, राइट। अब जमशेदजी टाटा ने स्टील प्लांट सेटअप किया टिस्को 1907 में, टिस्को 1907 में, राइट। अब जो है इंडिया का पहला मॉडर्न आयरन स्टील फैक्ट्री। सो ब्रिटिश रूल के बाद भी कुछ लोगों ने मॉडर्न इंडस्ट्री का बेस बनाना स्टार्ट किया। यह स्वदेशी मूवमेंट के आइडिया से भी जुड़ा था, राइट। अब देखिए यहाँ पर यूपीएससी के लिए कुछ चीज़ जो है ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इंडियन टेक्सटाइल जो है वर्ल्ड डिमांड डिक्लाइन अंडर ब्रिटिश। अब कंपनी टैक्टिक्स क्या था, मोनोपोली, कंट्रोल, अनफेयर प्राइसिंग, राइट, और आयरन स्मेल्टर्स, लोकल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट रूल्स। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिश ने ही इंडिया को रॉ मटेरियल सोर्स बनाया। फिर स्वदेशी पुश हुआ, टाटा ये सब जो है इंडस्ट्री फाउंडेशन पोस्ट 1900 में, ठीक है। अब देखिए इंडिया की रिच आर्टिसन इकोनॉमी पहले वर्ल्ड में टॉप थी। ब्रिटिश रूल ने पहले डिमांड घटाई, फिर लोकल आर्टिसन को बर्बाद किया, फिर वीवर्स, लोहार सब जो है सबकी लाइवलीहुड चली गई। सो कुछ इंडियन कैपिटलिस्ट ने फाइट बैक किया और टाटा जैसे ये सब कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी का नतीजा था। प्रॉफिट उनका था और लॉस हमारा था, राइट। तो ये सब चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है समझना, और इस टाइप से ब्रिटिश का क्या इंटेंशन था बिल्कुल साफ साफ दिखता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। सो ब्रिटिश ने एजुकेशन क्यों बदली और इंडियंस ने उसका क्या जवाब दिया। ये चैप्टर जो है इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश ने एजुकेशन को एक पॉलिटिकल और कल्चरल टूल बनाया और कैसे इंडियंस ने भी उसी एजुकेशन को अपनी अवेकनिंग का जरिया बना दिया, समझे। फिर ब्रिटिश का सोच क्या था, नेटिव को सिविलाइज करना है, कॉलोनियल एटीट्यूड है, मतलब एक तरह समझ ली कॉलोनियल एटीट्यूड। सो ब्रिटिश सोचते थे कि इंडियंस अनसिविलाइज्ड हैं, बैकवर्ड हैं, और उनके हिसाब से इंडियन एजुकेशन आउटडेटेड है, सुपरस्टिशंस थे। वो चाहते थे कि इंडियन इंग्लिश पढ़ें, ब्रिटिश कल्चर सीखें। फिर उनका कहना था कि इंडियंस को इंग्लिश सिखा के हम उन्हें मॉडर्न और सिविलाइज्ड बनाएंगे, समझे। लेकिन असली मोटिव कुछ और था, अपना राज मजबूत करना था उनका, समझे। फिर और ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजलिस्ट, इस चीज़ को समझते हैं, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजलिस्ट। ब्रिटिश का इंटरनल झगड़ा, ब्रिटिश का क्या था, इंटरनल झगड़ा। अगर बात करें तो देखिए ओरिएंटलिस्ट क्या होता था कि जो इंडियन कल्चर है और लैंग्वेज में एजुकेशन होनी चाहिए,
ये तो ओरिएंटलिस्ट है, मतलब ओरिएंटलिस्ट का कहना है कि इंडियन कल्चर और लैंग्वेज में एजुकेशन होनी चाहिए। फिर एंजलिसिस्ट का कहना है इंग्लिश में एजुकेशन देनी चाहिए, इंडियन सिस्टम बेकार है। समझे? तो ये है डिफरेंस, एक तो ओरिएंटलिस्ट, दूसरा है एंजलिसिस्ट, राइट। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लॉर्ड मैकॉले ने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 लिखा, जिसमें कहा है कि एक इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन 1000 नेटिव स्कॉलर से बेहतर है। समझे? तो मैकॉले को लगा सिर्फ इंग्लिश में एजुकेशन दो और इंडिया को वेस्ट जैसा बनाओ। फिर आई पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में कहा जाता है कि पहले इलीट को सिखाओ, पहले क्या करो, इलीट को सिखाओ, वो बाकी को सिखाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब जो इलीट क्लास के लोग हैं, जो अच्छे खासे है ना, जिसके पास कुछ है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझ रहे हैं ना, इलीट क्लास है ना, उनको सिखाओ पहले, फिर वो अब बाकी को सिखा देंगे। इस टाइप से पॉलिसी है। तो इसी को कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। समझे? अब देखो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया। क्या? वुड्स डिस्पैच 1854 में आया, एजुकेशन का ब्लूप्रिंट। समझे? एजुकेशन का क्या है? ब्लूप्रिंट। एजुकेशन को सिस्टमेटिक बनाने का प्लान आया। फिर स्कूल कॉलेज का नेटवर्क, ये सब इंग्लिश मीडियम प्रमोट करना, प्राइवेट स्कूल्स को सपोर्ट करना, मास एजुकेशन का थोड़ा सा जिक्र करना, पर फोकस इलीट पर ही था। ठीक है। अब वुड्स डिस्पैच बोला ब्रिटिश राज को चलाने के लिए इंग्लिश ट्रेंड इंडियंस चाहिए जो लॉयल और इफ़िशिएंट हों। अब देखिए ब्रिटिश को क्या चाहिए था? लॉयल क्लर्क चाहिए, राइट। अब देखिए एजुकेशन का असली एम क्या था? ज़्यादा नॉलेज नहीं, बल्कि क्लर्क्स और सरकारी नौकरी तैयार करना जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करे और पर सोचने वाले ने बन जाए। ठीक है, सोचने वाले ना बन जाए। समझ रहे हैं? तो ये सब इंटेंशन था। अब एजुकेटेड लोग चाहिए थे, पर आंख बंद करके हुकूमत मनवाने वाले चाहिए जो चैलेंज ना करें। समझ रहे हैं? मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लेंगे या ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो चैलेंज करेगा, तो ऐसा नहीं चाहिए। अब विद्या के अखाड़े इंडियन रिस्पॉन्स क्या था? दयानंद सरस्वती वैदिक स्कूलिंग का वो किया। फिर गुरुकुल सिस्टम और संस्कृत का सपोर्ट किया गया। स्वामी विवेकानंद ने वेदांता का प्रैक्टिकल वेदांता। अब देखिए एजुकेशन का मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग प्लस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, फ्रीडम इन लर्निंग, नेचर बेस्ड स्कूलिंग। ब्रिटिश सिस्टम को रेस्ट्रिक्टिव और रोबोटिक कहा। क्योंकि उसने चीज़ों को बिल्कुल रोबोटिक बना दिया और बहुत इम्पोज किया करते थे। फिर इंडियंस ने भी रियलाइज किया कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए नहीं बना, तो आपने क्या किया? स्कूल अपनी वैल्यूज, अपनी अप्रोच डेवलप होने लगी। फिर यहाँ देखेंगे कुछ कंसेप्ट जो है यूपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जैसे मैकॉलेज मिनट। तो मैकॉलेज मिनट का मतलब है इंग्लिश एजुकेशन पुश, राइट। और वुड्स डिस्पैच स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन प्लान। फिर समझ रहे हैं? फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया एलिट क्लास को सिखाओ, बाकी फॉलो करेगा। फिर इंडियन रिस्पॉन्स ये है विवेकानंद, टैगोर और दयानंद सरस्वती। फिर कॉलोनियल रूल आया। कॉलोनियल एम का जो है क्रिएट लॉयल सब्जेक्ट्स नॉट थिंकर्स। समझ रहे हैं? ये सब। अब देखिए इस चैप्टर्स के अंदर हमने यही देखा
कि ब्रिटिश ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सिविलाइज करने के बहाने बदला, समझ रहे हैं। फिर इंग्लिश और वेस्टर्न नॉलेज इम्पोज किया गया। रियल एम था क्लर्क और लॉयल लोग बनाना, ना कि क्रिएटिव थिंकर्स। इंडियंस ने समय के साथ अपना सिस्टम डेवलप किया जिसमें फ्रीडम और आइडेंटिटी थी। क्या थी? फ्रीडम और आइडेंटिटी थी। तो ये है इस चैप्टर का मेन मकसद। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। सो इस टाइम जो है ब्रिटिश समय में है ना, समाज में कैसे आई हलचल और महिलाएं जाति और सुधार के मामले में मैदान में कैसे ये चेंजेस हुए। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर यही है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन सोसाइटी में लोगों ने खुद ही कैसे सोचना शुरू किया और सोशल रिफॉर्म्स के जरिए पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश की, समझे। फिर सोशल रिफॉर्म्स का आघात जो है क्या कहते हैं, समस्याओं को पहचानना शुरू कर दिया। फिर कॉलोनियल टाइम पे क्या दिक्कत थी सोसाइटी में, चाइल्ड मैरिज है ना, बाल विवाह जिसको कहते हो है ना, फिर सती प्रथा, विडो का एक्सप्लॉइटेशन, गर्ल्स का एजुकेशन ना मिलना, लोअर कास्ट का ऑपरेशन, ये सब चीज़ें। फिर ये सब समस्याएं समाज में डीपली रूटेड थी। लोग इन्हें क्या कह रहे परंपरा के नाम पर जस्टिफाई करते थे, लेकिन 19th सेंचुरी में लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। अब देखिए राजा राम मोहन रॉय, पायनियर ऑफ रिफॉर्म, तो सती प्रथा के खिलाफ बोल्ड स्टैंड लिया और 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के साथ मिलके क्या किया, सती को इलीगल बनवाया, राइट। अब देखिए ब्राह्मण समाज जो जिसको हम ब्राह्मो समाज कहते हैं, ठीक है, उन्होंने बनाया जिसमें रीजन और मॉडर्न थिंकिंग का जोर दिया गया था। फिर वीमेंस एजुकेशन को सपोर्ट किया। फिर जो राजा राम मोहन रॉय है कहते थे अगर तुमने महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं दिया तो समाज कभी तरक्की नहीं करेगा, समझे। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रिमैरिज के लिए फाइट किया। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रिमैरिज के लिए फाइट किया। फिर उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स से प्रूफ दिए कि विधवा विवाह अलाउड है, फिर ब्रिटिश ने क्या किया 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट पास किया जिसमें गर्ल्स एजुकेशन के सपोर्ट थे। बंगाल में कई स्कूल खोले गए। फिर जो विद्यासागर ने कहा है ना, विडो जिंदगी भर दुखी क्यों रहें, उन्हें भी जीने का क्या होना चाहिए, हक हो। फिर वीमेन रिफॉर्म्स खुद भी उठी। फिर अंदर से आवाज़ आई कि सावित्रीबाई फुले यानी कि महाराष्ट्र की थी वो, है ना। अब देखिए इंडिया की पहली लेडी टीचर थी जिन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खोला, स्पेशली लोअर कास्ट गर्ल्स के लिए। बहुत अपोजिशन फेस किया पर रुकी नहीं, समझे। पंडिता रामाबाई भी संस्कृत स्कॉलर थे और विडो के लिए आश्रम बनाया, उनका रिहैबिलिटेशन किया। फिर ब्रिटिश रूल के फ्लॉज को भी ओपनली क्रिटिसाइज किया। फिर यह महिलाएं बोली हम किसी से कम नहीं हैं, हमें भी पढ़ने लिखने और जीने का हक है, समझे। फिर कास्ट सिस्टम सुधार और संघर्ष में लगे रहे। फिर ज्योतिबा फुले जो बहुत पहले से ब्राह्मण डोमिनेंस को चैलेंज किया, अब दलितों के लिए स्कूल शेल्टर्स बनवाए। फिर सत्य शोधक समाज बनाया जिसमें इक्वालिटी और जस्टिस था। पेरियार तमिलनाडु में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का लीडर, उन्होंने कहा जब तक ब्राह्मणिकल सिस्टम रहेगा तब तक कास्ट बेस्ड नया नहीं मिलेगा, राइट। सो इन्होंने कहा कि सब मानव एक है, जाति पाति ने समाज को तोड़ दिया है, राइट।
ब्रिटिश सरकार का रोल क्या है, रिफॉर्म्स या पॉलिटिकल गेन। सो ब्रिटिश ने कभी कभी रिफॉर्म सपोर्ट किए हैं, लाइक सती बैन, विडो रीमैरिज, पर यह भी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, राइट। सो वो चाहते थे कि लोग कहें देखो ब्रिटिश आए तो समाज सुधरा। सो पर असली क्रेडिट उन इंडियन रिफॉर्मर्स को जाता है जिन्होंने समाज को खिलाफ जाके आवाज़ उठाई, राइट। अब देखिए राजा राम मोहन राय, सती एवोल्यूशन, ब्रह्मो समाज और विद्यासागर विडो रीमैरिज, गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम किया। फिर सावित्री बाई जो है फर्स्ट वीमेन टीचर थी जिन्होंने दलित अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। फिर ज्योतिबा फुले एंटी कास्ट सत्य शोधक समाज के लिए काम किया। फिर पंडिता रामाबाई वीमेन राइट्स के लिए लड़ी और संस्कृत स्कॉलर थी वो, ठीक है। फिर ब्रिटिश रोल, तो ब्रिटिश का क्या रोल है, तो ब्रिटिश का रोल है रिफॉर्म्स प्लस पॉलिटिकल एजेंडा मिक्स करके वो अपना काम चलाना, राइट। अब देखिए 19वीं सेंचुरी में लोगों ने क्या किया, सामाजिक बुराइयों को क्या किया, चैलेंज करना शुरू कर दिया था, राइट। अब महिलाओं के राइट, कास्ट इक्वालिटी सब टॉपिक्स पर रिफॉर्म्स आए। फिर ब्रिटिश ने कभी रिफॉर्म्स सपोर्ट किए, पर रियल रिफॉर्मर्स जो है इंडियंस ही थे। एजुकेशन और अवेयरनेस से आंदोलन बढ़े और आवाज़ अंदर से उठी और सोसाइटी बदलने लगा। तो ये चैप्टर के अंदर देखने को ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, जो जानना जरूरी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स, राइट। चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स, द changing world in the visual arts, right, in the visual of visual arts, right। so इस चैप्टर के अंदर हम वही है कि जैसे कल्चरल और आर्टिस्टिक जर्नी है उसको हम देखते हैं, जहाँ पर ये समझेंगे कि ब्रिटिश रूल ने इंडिया की कला और चित्रकला को कैसे बदला, समझे। और चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स और ब्रिटिश के आने के बाद कला का रंग कैसे बदला, वो सारे चीज़ डिटेल इसमें हम देख लेंगे, है ना। तो ये विजुअल आर्ट्स के अंदर आई ट्रांजिशन को दिखाता है और इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग से लेके ब्रिटिश स्टाइल के रियलिज्म तक का सफ़र और इंडियन आर्टिस्टिक का रिएक्शन भी है इसमें। अब देखते हैं पहले कौन से आर्ट फॉर्म्स पॉपुलर थे। तो देखिए ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल्स में अगर बात करें तो मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करता था, जिसमें मुग़ल, राजस्थानी और पहाड़ी मतलब ऐसे इस टाइप से। फोक आर्ट्स की अगर बात करें तो मधुबनी, वारली आर्ट्स, ये सब चीज़ें आती थी, ठीक है। मतलब फोक आर्ट्स में मधुबनी और वारली, और मिनिएचर पेंटिंग में मुग़ल, राजस्थानी, पहाड़ी, ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर आर्ट रिलीजियस या रॉयल पेट्रोनोज में होती थी, समझें। फिर अगर बात करें पहले कला डिवोशनल या क्या कह राजसी होती थी, समझे। भक्ति और शक्ति दोनों का रंग होता था। आर्टिस्टिक एक स्टोरी टेलर होता था। ब्रिटिश आए, आर्ट में रियलिज्म लाए, समझे। फिर यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखते हैं तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया रियलिज्म, दैट इज आर्ट शुड लुक लाइक रियलिटी, समझे। इन्होंने ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया कि क्या रियलिज्म, दैट इज आर्ट शुड बी लुक लाइक रियलिटी। सो पर्सपेक्टिव, शेडिंग, ह्यूमन एनाटॉमी का डिटेल देखने को मिल जाता है। फिर इंडियन आर्टिस्ट को यह सिखाया गया कि तुम्हारे पेंटिंग्स चाइल्डिश लगते हैं, मतलब बचपना जैसा लगता है, समझे। आर्ट स्कूल सेटअप किया गया। फिर मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में आर्ट स्कूल खोले गए।
फिर इंडियन आर्टिस्ट को वेस्टर्न टेक्निक सिखाई गई। अब ब्रिटिश बोले कि नेचर को जैसा है वैसा दिखाओ, समझे, तुम्हारी ट्रेडिशनल कला आउटडेटेड है, समझे। फिर कंपनी पेंटिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर ने इंडिया आर्टिस्ट को हायर किया तो रिकॉर्ड इंडियन लाइफ, मतलब टू रिकॉर्ड इंडियन लाइफ, एनिमल्स और मोनूमेंट्स। इन पेंटिंग्स में जो अभी दिखता है इंडियन सब्जेक्ट प्लस वेस्टर्न टेक्निक्स होती थी, उसी को कहा जाता है कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट, राइट। ये पेंटिंग ब्रिटिश लोगों के लिए इंडिया का फोटो एल्बम थी। देखो यह लोग, यह कल्चर, यह जंगल, इस टाइप से। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेशनलिज्म के क्या कहते हैं, जो नेशनलिज्म के मतलब नेशनलिज्म के आते ही अपनी कला की तलाश शुरू हो जाता है। राजा रवि वर्मा एक नाम है, फेमस चेहरा है, जिन्होंने क्या किया, पहले इंडियन पेंटर थे जिन्होंने वेस्टर्न रियलिज्म और प्लस में इंडियन मैथोलॉजिकल थीम्स को क्या किया, मिलाया। अब देखिए जब मिलाया तो रामायण महाभारत के सीन को क्या किया, रियलिस्टिक स्टाइल में पेंट किया गया, समझे। फिर प्रिंट बनाकर आम जनता तक पहुंचाया गया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर और बंगाल स्कूल का रोल, देखिए ब्रिटिश रियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाया गया। फिर इनसे इंस्पायर्ड होके अजंता मुराल्स और जापानीज वाश टेक्निक्स अपनाया गया। फिर इंडियन आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करने वाली कला आई, समझे। फिर रवि वर्मा ने कहा कि अपनी कहानी को नए स्टाइल में दिखाओ, समझे। फिर बंगाल स्कूल ने कहा अपनी कला अपने तरीके से दिखाओ, ब्रिटिश को कॉपी क्यों करना है, समझे। फिर जो है क्या कहते हैं, समझे। फिर उन्होंने क्या किया कि प्रिंट कल्चर और कला अब जनता के बीच आ गया। फिर चीप प्रिंट्स और लिथोग्राफ्स ने पेंटिंग्स को क्या कर दिया, कॉमन लोगों तक पहुंचा दिया। फिर रिलीजियस पेंटिंग्स, कैलेंडर्स, नेशनलिस्ट थीम्स पॉपुलर हुए। फिर आर्टिस्ट ने फ्रीडम मूवमेंट का मैसेज भी देना स्टार्ट किया आर्ट के जरिए, समझे। फिर पहले पेंटिंग्स सिर्फ महिलाओं तक सीमित थी, अब वह हर दुकान, हर मंदिर, समझे, मतलब ऐसा, मतलब केवल महिलाओं तक नहीं बल्कि महलों तक सीमित थे, लेकिन अब हर दुकान, हर मंदिर, हर घर में होने लग गई, है ना। कला लोगों की आवाज़ बन गई, समझे। फिर अब देखिए यूपीएससी के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीज़। कंपनी का पेंटिंग्स है ना, ब्रिटिश डिमांड था और इंडियन एग्जीक्यूशन, समझे। फिर आर्ट स्कूल, रियलिज्म और वेस्टर्न टेक्निक्स। फिर रवि वर्मा ने फ्यूजन ऑफ मिथ्स रियलिज्म पर इस पर उजागर किया। फिर बंगाल स्कूल, रिवाइवल ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। फिर प्रिंट कल्चर, आर्ट फॉर द मासेस, नेशनलिज्म का टूल बन गया, राइट। अब देखिए इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं फिर से। तो देखिए इसमें हमने पढ़ा कि ब्रिटिश रूल ने इंडिया आर्ट को यूरोपियन मॉडल में डालना चाहा, ठीक है। अब इंडियन आर्टिस्ट ने पहले सीखा फिर अपनी पहचान ढूंढी, राइट। रवि वर्मा ने फ्यूजन किया, फिर बंगाल स्कूल ने रेसिस्टेंस स्टार्ट किया। आर्ट मासेस कम्युनिकेशन का टूल बन गया, स्पेशली फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर, समझे। अब जो है इस चैप्टर के अंदर मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से, मतलब इसमें यही है कि जो क्या कहते हैं हिस्ट्री का सबसे क्रूशियल और यू कैन से इवन कि यूपीएससी फाउंडेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कैसे इंडिया में
क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म निकला या उभरा, और कैसे देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, समझे। फिर इसके अंदर यही है, भारतीयता, राष्ट्रवाद का उद्गार और आज़ादी का सफ़र स्टार्ट हुआ, समझे। और इसकी अगर बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड की, तो इसमें यही दिखता 1857 का जो रिवॉल्ट था, 1857 का रिवॉल्ट के बाद जो है बाद का पॉलिटिकल साइलेंस, राइट। सो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने बहुत क्या किया, रिप्रेशन किया, और एजुकेटेड मिडिल क्लास बढ़ने लगा। फिर प्रिंटिंग प्रेस, कम्युनिकेशन स्प्रेड होने लग गया। फिर लोग ब्रिटिश रूल को समझने लगे और अनफेयर पॉलिसीज़ का खिलाफ आवाज़ उठने लग गया। फिर 1857 के बाद लोग जो है चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा भर रहा था, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें कभी न कभी नज़र तो आएगी। फिर आए कुछ नए नेता जो राष्ट्र के सोच को लेकर आए, समझे। फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, यानी INC बना 1885 में। एओ हुम जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, एओ हुम ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने क्या किया, मिलकर बनाया, ठीक है। और पर्पस यही था कि एक प्लेटफॉर्म जहां इंडियंस अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। पहले मॉडरेट लीडर्स थे, फिर दादा भाई जी जैसे मॉडरेट लीडर में दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब। फिर अब बात करते हैं मॉडरेट्स का अप्रोच क्या था। तो पेटिशन, रिक्वेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ब्रिटिश से रिफॉर्म्स मांगते थे, रिबेलियन नहीं, है ना। फिर जो मॉडरेट्स कहते थे शांति से मांगो, लॉजिक से समझाओ, ब्रिटिश सुनेंगे, समझे। फिर एक्सट्रीमिस्ट का कहना है, एक्सट्रीमिस्ट मतलब रेडिकल्स, है ना, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब हो गया रेडिकल्स, उनका जो है कुछ उदय हुआ। और 1905 में, यानी 1905 के बाद जो है ना, कुछ लोग निकल कर आए, जिसमें की लीडर्स जो है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सब थे, समझे। अब बात करते हैं नारा की। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये जो है किसने कहा, यानी ये आवाज़ उठना। फिर ब्रिटिश की पॉलिसी को ओपनली अपोज करना स्टार्ट कर दिया। फिर मास मोबिलाइजेशन हुआ, बॉयकॉट हुआ, स्वदेशी का यूज करना है, और जो बाहर के थे उसको बॉयकॉट करना है, राइट। 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को हिंदू मुस्लिम बेस पर डिवाइड किया, समझे। फिर ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फिर फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट हुआ, इंडियन गुड्स का सपोर्ट हुआ। फिर ये रेडिकल्स लीडर्स बोले ब्रिटिश सिर्फ जबान नहीं, ठीक है, नहीं एक्शन समझते हैं। फिर अर्ली 20th सेंचुरी की अगर बात करें, एक नई ऊर्जा उभर कर आया 1907 में, सूरत स्प्लिट। तो सूरत स्प्लिट मतलब मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट का कॉन्फ्लिक्ट था, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट का कॉन्फ्लिक्ट था। 1915 में गांधी जी आए भारत, और पॉलिटिक्स का रुख ही बदल दिया उन्होंने। 1919 में जालियांवाला बाग मसाकर हुआ, जिसमें क्या हुआ, देश को हिला दिया, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट, रिप्रेशन, गांधी ने बोला अब नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस का टाइम है, गांधीयन एरा मास मूवमेंट का युग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922। फिर खिलाफत और स्वराज, समझे। फिर ब्रिटिश स्कूल, कोर्स, टाइटल्स का क्या हुआ, बिल्कुल बॉयकॉट किया गया। सडन विथड्रॉल आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, समझे। फिर सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट आता है 1930 में, साल्ट मार्च, दांडी यात्रा, समझे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, सभी ने अपने लेवल पर ब्रिटिश लॉ
तोड़ना शुरू किया। समझे, ब्रिटिश को रियलाइज हुआ यह आंदोलन सीरियस मास मूवमेंट बन चुका है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ। गांधी जी का नारा डू और डाई का जो है इसका प्रचलन हुआ। और ब्रिटिश रिप्रेशन, अरेस्ट ऑफ ऑल कांग्रेस लीडर, बट लोगों ने बिना लीडरशिप के भी मूवमेंट चलाया। समझे, फिर गांधी जी ने देश को बोला आज़ादी भीख नहीं जन आंदोलन से मिलेगी। समझे, आज़ादी भीख मांगने से नहीं बल्कि जन आंदोलन से मिलेगी। ये किसने कहा? गांधी जी ने पूरे देश को बोला। ठीक है, फिर पैरेलल मूवमेंट और कंट्रीब्यूशंस भी थे, जैसे रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, HSRA, इनका मासेस आर्म्ड रेसिस्टेंस भी जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब जापान का सपोर्ट से इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई। फिर ब्रिटिश को एक मिलिट्री चैलेंज किया। राइट, सो 1947 में आज़ादी का सफ़र पूरा हुआ और 1946 में इलेक्शंस कांग्रेस क्लियर विनर हुआ। फिर पार्टीशन प्लान एक्सेप्ट हुआ। फिर कम्युनल टेंशन्स बढ़ गए। फिर 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस बना। और लेकिन इसके साथ जो है मैं आई पार्टीशन की ट्रेजिडी भी। ठीक है, अब देखिए आज़ादी मिली लेकिन दर्द के साथ हजारों लोग मारे गए। क्रॉस को घर छोड़ना पड़ा। तो ये सब चीज़ें जो है झेलना पड़ा। समझे, अब कुछ मूवमेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट से, उसको हम हाईलाइट करना चाहेंगे। समझे, अब देखिए यहाँ पर मूवमेंट है, ईयर है और फीचर्स हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड है 1885 में फॉर्म हुआ और इसमें मॉडरेट फेज के अंदर आता है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। राइट, फिर नॉन कोऑपरेशन 1920 में हुआ। 1920 में हुआ और मास बॉयकॉट हुआ। फिर सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुआ साल्ट मार्च के साथ। क्विट इंडिया 1942, फाइनल मास अपराइजिंग। समझे, फिर INA बना 1943 से 1945 के बीच, जिसमें मिलिट्री चैलेंज टू ब्रिटिश। समझे, अब देखिए इस चैप्टर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जो आपने पढ़ा है। इंडियन नेशनलिज्म्स एक ग्रेजुअल बिल्ड अप हुआ था पेटिशन से रिवॉल्यूशंस तक। फिर INC प्लेटफॉर्म बना, गांधी ने उससे मास मूवमेंट बनाया। हर सेक्शंस ने कंट्रीब्यूट किया, वीमेन, स्टूडेंट, फार्मर, ट्राइबल्स, ये सब। आज़ादी एक कलेक्टिव सेक्रीफाइस से मिली जिसमें हर किस्म का संघर्ष था। राइट, तो ये सब था इस चैप्टर के अंदर और होप करता हूँ कि आप